बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। आज के इस प्रोग्राम के सफल प्रोग्राम के आयोजक पंडित एस.के. जोशी जी, मंच पर उपस्थित सभी विद्वानगण और मेरे सामने उपस्थित दूर दराज से देश के भिन्न भिन्न राज्यों से आए हुए सभी महान ज्योतिषी बंधुओं और विद्सु। अभी अभी जज साहब गए, रानी साहिबा गई। मैं चाहता तो था कि उनके सामने कुछ राजयोगों की जानकारी दूं, लेकिन आज का विषय मैंने अभी पढ़ा तो एक तो विषय है कि भारत का भविष्य क्या है, इस पे भविष्यवाणी कैसे करें, और साथ में मैं आपको कुछ ऐसे राजयोगों की जानकारी भी दूंगा जिनमें आपको ऐसे लगता है कि कुंडली तो बिल्कुल बेकार है और वो आदमी, वो जातक आईएएस बना हुआ है। ऐसे लगता है कि कुंडली तो शून्य है, इसमें तो केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, ये कुंडली तो कालसर्प योग की है, दो दो तीन तीन ग्रह नीच के बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति मुख्यमंत्री है, वो गवर्नर है, वो आईएएस है, आईपीएस है, एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर है, उसका बहुत बड़ा नाम है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो यूक्रेन का राष्ट्रपति है। ऐसी ऐसी कुंडलियां मैंने देखी हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की कुंडली कोई बहुत पावरफुल नजर नहीं आती है। तो इस प्रकार से आखिर ज्योतिषी लोग वहां फंसते हैं और हम भी फंसते हैं कभी कभी कि इस कुंडली को मैं देखता हूं, जब टीवी के ऊपर जो बाइडेन की कुंडली, यूक्रेन के जेलेंस्की की कुंडली, पुतिन की कुंडली, इनका जब विश्लेषण किया और मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण किया तो पता चलता है कि कभी कभी कुछ ऐसे राजयोग होते हैं कि जिनकी हम कल्पना ही नहीं करते, और ये राजयोग 6, 8, 12 से भी बनते हैं। तो आज मैं पहले आपको बताऊंगा कि भारत का भविष्य क्या है, कि जैसा जोशी जी ने लिखा है, ये ध्यान कर लें आप, किसी भी राज्य का भविष्य निर्धारण करना हो या किसी राष्ट्र का या किसी जिले की उन्नति, उसकी अगर प्रोग्रेस के बारे में जानना हो तो उसका जो मुख्यमंत्री है, उसका जो प्रधानमंत्री है, उसके ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। मनमोहन सिंह इस देश के जब प्रधानमंत्री थे तो लोग बोलते थे कि भारत बड़ा शरीफ है, बड़ा लुंज पुंज सा देश है भारत, इसको कोई भी पीट के चला जाएगा। नरसिंह राव जब देश के प्रधानमंत्री थे तब भी ऐसे ही लगता था भारत गूंगा है, ये तो बोलता ही नहीं। लेकिन जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने तो लगा कि तो भारत बोलता है और ये पीट भी सकता है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो लोग डरते थे, बोलते थे भारत तो वायलेंट कंट्री है, ये तो आक्रामक कंट्री है। और अब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो अब पाकिस्तान वाले थर्राते हैं, चाइना वालों को भी 10 बार सोचना पड़ रहा है। भारत वही, भारत की कुंडली भी वही, लेकिन ये वेरिएशन क्यों, ये ज्योतिषियों को सोचना पड़ेगा। इसका मतलब जो देश को रूल कर रहा होता है उसके स्टार, उसकी सोच और उसकी कुंडली पे बड़ा डिपेंड करता है। आज मोदी जी देश को अपने तरीके से चला रहे हैं तो बहुत सारे कंट्री विश्व के हिले हुए हैं, इकोनॉमी को लेके हिले हुए हैं, लेकिन भारत की कुंडली तो जिस समय मुहूर्त निकाला, पता नहीं किस जोशी ने मुहूर्त निकाला था, उस समय मुझे समझ नहीं आता, कालसर्प योग में मुहूर्त निकाला, केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं था, पाशविक योग था, लेकिन उसी समय थोड़े समय के बाद में चाइना आजाद हुआ और चाइना उस समय ऐसे मुहूर्त के अंदर उसने
अपना आजादी निकाली, आजादी को डिक्लेयर किया, आजाद होने के बाद डिक्लेयर किया हम आपसे आजाद हैं, और उसके बाद चाइना कहां से कहां पहुंच गया। अभी जैसे कि यहां पर आचार्य जी बोल रहे थे कि मुहूर्त का बड़ा महत्व है, तो मुहूर्त का महत्व तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुहूर्त के अंदर चारों तरफ ग्रह जब घूम रहे होते हैं, अच्छी अच्छी जगह पर जब सारे ग्रह होते हैं और उस समय किसी काम को किया जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। इसलिए मुहूर्त के अंदर चंद्र बल, गुरु का बल और सूर्य का बल देखा जाता है। बृहस्पति अगर बलवान है तो आपकी पांचों इंद्रिय बलवान है, चंद्रमा बलवान है तो पांचों इंद्रिय बलवान है, और सूर्य उस समय बलवान है तो आपके पांचों प्राण बलवान है, आपका आत्मबल जबरदस्त होता है। इसलिए इन तीनों मुहूर्तों का विंशोपक बल के अंदर 11.5 पॉइंट होते हैं, 11.5 पॉइंट। 3.5 पॉइंट सूर्य के होते हैं। मुहूर्त के समय अगर सूर्य बलवान है, उसका प्लेसमेंट अगर 3, 6, 10, 11 के अंदर है तो मुहूर्त अच्छा है। चंद्रमा के 5 पॉइंट होते हैं 20 में से, और बृहस्पति के 3, तो 11.5 इन्हीं के लिए होते हैं। इसलिए किसी भी विवाह शादी में ये तीनों को देखा जाता है। उस समय जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय काल सर्पयोग की कुंडली थी, उस समय मुहूर्त बहुत पॉजिटिव नहीं था। लेकिन ये मत सोचो जिस ज्योतिषी ने मुहूर्त निकाला को बहुत अच्छा निकाला होगा, क्योंकि कई बार आप किसी बड़े नेता के लिंक में नहीं होते। यहाँ बैठे हुए बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, यहाँ बहुत बहुत विद्वान आदमी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री के पास जाकर के हाजिरी भरते हो, ऐसा तो नहीं है। और क्या पता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास ऐसा ज्योतिषी जाता हो जिसको ज्ञान पूरा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ये तो अनादिकाल से ऐसा चल रहा है। जो ज्यादा ज्ञानी होगा वो ईगोइस्ट भी होगा, वो क्यों झुकेगा, और जो ज्योतिषी ज्ञानी होगा वो किसी दरबारी के यहां जाकर के दरबारी क्यों करेगा। इसलिए मुहूर्त का बहुत बड़ा योगदान है। देश जब आजाद हुआ था उस समय कालसर्प योग था, लेकिन इसके ऊपर गोचर के ग्रह तो चलेंगे, हमेशा कालसर्प योग थोड़ी रहेगा देश के ऊपर। ग्रह तो आज भी बदलेंगे। वृष लगन की कुंडली है हिंदुस्तान की, और वृष लगन की कुंडली में आज शनि महापुरुष राजयोग बना के बैठा हुआ है, सस नाम का महापुरुष राजयोग। वो भाग्य का स्वामी भी है और सरकार का स्वामी भी है, दसम भाव का स्वामी भी है, बहुत पावरफुल स्थिति के अंदर है। इसका मतलब ये रहा कि मार्च 2025 तक देश की स्थिति बड़ी मजबूत है। उसके बाद शनि का गोचर 11वें भाव में चलेगा लगन से, और 11वें भाव में जब गोचर चलेगा तो 11वें भाव में तो हर कोई ग्रह अच्छा फल देता है, लाभ का भाव है, तो 2.5 साल वो चलेंगे। 2.5 ये और 2 साल ये, 4.5 साल तो ये ऐसे हैं कि भारत की प्रोग्रेस जबरदस्त चलती रहेगी। उसके बाद शनि नीच का होगा भारत का, दसम भाव का स्वामी नीच हो जाएगा, तो हो सकता है उस समय सत्ता परिवर्तन आ जाए, और उस समय हो सकता कोई ऐसा प्रधानमंत्री आ जाए जो मनमोहन जी से जैसा ही हो या नरसिंह राव जैसा हो, ये भी हो सकता है। तो ये फ्लक्चुएशन होती है। तो हम गोचर को लेकर अगर चलें तो आज हिंदुस्तान की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। और साथ में जो शासक है, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसकी कुंडली के अंदर भी अगर देखा जाए तो उनकी दशा भी बड़ी अच्छी स्थिति में चल रही है। उनकी मंगल की दशा है, मंगल रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठा हुआ है। तो अभी तो कोई हिलाने वाला नहीं, और किसी कंट्री की हिम्मत नहीं जो आंख उठा करके भारत को देख जाए। अब मैं बात करूंगा कुंडलियों के अंदर कुछ ऐसे योग होते हैं जिनको हम जज नहीं कर पाते। आप देखिए कुंडली के अंदर 12 प्रकार के 12 भावों से योग बनते हैं, राजयोग। उन 12 की मैं जानकारी देता हूं, शॉर्ट में ही जानकारी दूंगा, समय कम है, वक्ता और भी हैं। अगर आपकी जो लगन है, लगन संपूर्ण व्यक्तित्व है और लगन के बाकी के हिस्से हैं सारे, जान है तो जहान है। आपका लगन है तो आपका चेहरा है, आपका लगन है तो गला है,
लगन है तो पूरी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। आपका लगन और लग्नेश अगर शुभ ग्रहों से प्रभावित हो और शुभ ग्रह कोई हो, लगन और लग्नेश शुभ स्थान पर बैठा हो, शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, कोई पाप दृष्टि ना हो, लग्नेश अस्त ना हो, अकेला लग्नेश, तो ये चामर नाम का योग बनता है। और इस योग के अंदर व्यक्ति वो ऊंचाइयों को छूता है जैसे ही लग्नेश की दशा चलती है। एक साधारण आदमी, रिक्शे वाला व्यक्ति, सब्जी बेचने वाला व्यक्ति, बस का ड्राइवर, उसका बेटा आईएएस बन जाता है और वो खुद चुनाव जीतता है और वो उस शहर का मेयर बन जाता है और धीरे धीरे ऊंचाइयों को छूते 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 चला जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये राजयोग दोनों तरीके से बनता है। दोनों तरीके से इसलिए बनता है कि अगर यहां पर पापी ग्रह भी बैठे हों और उनके ऊपर सुप्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति को भी राजयोग मिलता है, लेकिन वो दाऊद इब्राहिम जैसा राजयोग मिलता है। राजयोग तो दाऊद इब्राहिम का भी है, राजयोग तो बिन लादेन का भी था, अबू सलेम का भी है, डॉन जो होते हैं उनका भी राजयोग होता है, बराबर के राजयोग होते हैं उनके। अगर दाऊद इब्राहिम का यहां फोन आ जाए तो किसी की हिम्मत नहीं कि पैसा ना दे। दूसरा, यानी एक लगन के अंदर जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो और जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा हो, सुख प्रभाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी राजयोग मिलता है। वो मिला था राजीव गांधी को। नजीब अब्दुल्ला अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बहुत खूबसूरत था, बेनजीर भुट्टो बहुत खूबसूरत थी, इंदिरा गांधी भी बहुत खूबसूरत थी और राजीव गांधी भी खूबसूरत था। जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है ना, 50% राजयोग उसको प्राप्त होता है। पर्सनैलिटी के नंबर होते हैं, इसलिए ज्योतिषियों से मेरा निवेदन है अपनी पर्सनैलिटी बना के रखा करो।